मैं बहुत दिन तक लोहियाइत था और अभी भी मैं मूलतः उनसे प्रभावित हूँ। मैं इस मायने में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अध्यापक हर स्टेज पर बहुत अच्छे मिले। मैं जब पहली बार क्लास में गया तो 2-3 दिन में नोट्स के सहारे पढ़ाने लगा और वो नोट्स मैं पूरा का पूरा लिख लेता था। कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। और मिलावट ना हो तो क्रिएटिविटी आती ही नहीं। कि लेखक के लिए विचारधारा कई बार जीवन मरण का प्रश्न भी होती है। मॉडर्न पीरियड के जो लक्षण हैं वो भक्ति काल में तो मिल ही जाते हैं कुछ न कुछ। यही नहीं, सेकुलरिज्म तो वहाँ है, पूरा सेकुलरिज्म है। उसकी मृत्यु नहीं होती जिसने सामाजिक जीवन जिया है, जिसने समाज के लिए कुछ। उपनिषद कहता है ये क्या हुआ कि छायावादी आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन एक साथ एक तेजी से शुरू हुए एक ही समय में, जबकि एक को पलायनवादी कहा जाता है और दूसरे को स्वाधीनतावादी कहा जाता है, स्वाधीनता की लड़ाई कहा जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने मुझे बहुत अपमानित करने की कोशिश की है, कर नहीं पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका संगत में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। संगत की टीम जब ये एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है उस समय दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके के पास बसे न्यू मुल्तान नगर में है। न्यू मुल्तान नगर में हम आए हैं वरिष्ठ आलोचक और लोकप्रिय प्राध्यापक डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जी के घर में। प्रोफेसर तिवारी के बारे में मैं बहुत कम आज बोलूँगा क्योंकि मैं चाहूँगा कि हम उन्हें सुने, मुझे बोलना पड़े कम से कम, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनसे बातचीत करने आए हैं। बस ये कहूँगा कि नई कविता आंदोलन में वो शामिल रहे, साथ ही साथ परिमल के सदस्य रहे, इलाहाबाद से पुराना नाता है और जब दिल्ली बसे आकर तो उन्होंने तैयार की कई पीढ़ियाँ जो आज विश्वविद्यालय में पढ़ा रही हैं। आलोचना की सैद्धांतिकी पर जब बात करते हैं तो कहते हैं कि वो अपनी तरह के एक मौलिक और लोकप्रिय आलोचक हैं। उन्हीं से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नित्यानंद जी। नमस्कार। मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? इंटरव्यू में नित्यानंद जी कहूं? हाँ चलेगा? बिल्कुल। असल में इस तरह का तो हम लोग एक तरह से डॉक्टर रघुवंश वगैरह जी, माफ़ कीजिए, मैं बहुत दिन तक लोहियाइत था और अभी भी मैं मूलतः उनसे प्रभावित हूँ जी। ये हम लोग तिवारी वगैरह लिखते नहीं थे बाद में, ये लेकिन ये हुआ हमारे हाई स्कूल सर्टिफिकेट में था, चलता रहा। अच्छा। नहीं तो हम लोगों ने सब हटा दिया था लोहिया के प्रभाव में। हाँ। तो बिल्कुल आप मुझे नित्यानंद कह सकते हैं जी। कब से इस घर में रह रहे हैं? आज हम इस घर में आए, अच्छा लग रहा है मुझे देखकर। नहीं, और इस घर में मैं 1974 में आ गया था, बन गया था ये। ठीक। और उसमें तब से मैं यहीं रह रहा हूँ जी। बड़े सस्ते में ये घर बना था। अच्छा, और तब से लगातार आप इस घर में हैं? यहीं से विश्वविद्यालय आना जाना रहा? हाँ, यहीं से रहता रहा। कुछ दिनों तक तो बस से ही जाना आना था या स्कूटर से, फिर बाद में अपनी गाड़ी हो गई तो जाते थे जी। हाँ। मैं आऊँगा विश्वविद्यालय के आपके अनुभवों पर, जानूँगा कि कैसा अनुभव हो रहा, क्योंकि आपके पढ़े हुए छात्र कहते हैं कि प्रोफेसर तिवारी जैसा पढ़ाते थे वैसा शायद ही कोई उन्हें पढ़ा पाया। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उस समय को भी रिफ्लेक्ट करते हैं जब एक तरीके से स्वतंत्रता के पूर्व का जो पूरा का पूरा समय था, आपने वो दौर भी देखा है, स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता के पूर्व का दौर नहीं देखा है। हाँ। क्योंकि 38 की मेरी पैदाइश है, 47 में हो गया, तब तक कोई कुछ चेतना थी नहीं। बस इतना ही मालूम है कि हम लोगों के पास में स्टेशन था। हाँ। वो कैसे जल रहा था उसकी आवाज़ कानों में गूंजती थी। हाँ। बस मतलब 8 साल के आप थे, 8-9 साल के। हाँ। लेकिन भारत आपके सामने आज़ाद हुआ, आप जब छोटे रहे होंगे, जहाँ आप रह रहे थे वहाँ के आसपास के माहौल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं तो गांव में रहता था जी,
और 15 साल की उम्र तक गांव में रहा। हाँ। और गांव के अलावा मैंने शहर नहीं देखा था 15 साल की उम्र तक जी। और वहाँ क्या बताएं, एक बात तो ये थी कि गांव में हमारा गांव बहुत छोटा सा है और गरीब लोग हैं ज़्यादा। कुछ लोग होंगे जो दोनों वक्त भोजन बनता होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा कि हर परिवार के बच्चे, हम लोग बच्चे थे तब, खेलते थे, मिलते थे, किसी को कोई अभाव की अनुभूति नहीं होती थी। ये गाजीपुर की बात है? ये गाजीपुर डेहमा गांव की, बिल्कुल गांव की। लेकिन इसी के विपरीत जब मेरे ये मिडिल स्कूल में जूनियर हाई स्कूल हो गया था, उसमें मेरी यूपी में पोजीशन आई थी, थोड़ी देर हो गई और मैं गया लखनऊ में वहाँ नाम लिखाने के लिए। वहाँ प्रिंसिपल थे, कानीकुट कॉलेज का नाम शायद सुना होगा। तो मैंने प्रिंसिपल से बात की, दिखाया सब कुछ कि मेरे इतने नंबर हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम बैठो, उधर चलो स्टाफ रूम, मैं आता हूँ। मैं जानता नहीं था कि स्टाफ रूम कहाँ है और मैं बैठ गया उनके कमरे के बाहर। फिर वो जब निकले तो उन्होंने कहा कि तुम अभी तक यहीं बैठे हो? तो मैंने कहा सर मैं जानता नहीं था ये स्टाफ रूम कहाँ है। तो घर ले गए, जाकर नाम वाम लिखा। जब लखनऊ में हम गए तो वहाँ 1-1.5 महीने के भीतर ही अभाव की अनुभूति होने लगी। जैसे हम लोग गांव में एक जूता है पर्याप्त है, कोई अभाव नहीं मालूम होता था। एक चप्पल है पर्याप्त है, कुछ नहीं मालूम होता था। ठीक बात। 1 या 2 कमीज हैं चल जाएगा काम, नहीं अभाव नहीं मालूम होता था। लेकिन यहाँ आने पर ही जब वहाँ देखा बच्चों के साथ तो ये लगा कि नहीं अभाव है। तो शहर में पहली गांव की जो अभाव न होने की अनुभूति थी, शहर में आते ही अभाव की अनुभूति हुई। क्यों? इसका मतलब ये है कि चीज़ों के प्रति आकर्षण, हर प्रकार की चीज़ के प्रति आकर्षण शहर में था, जो निरंतर बढ़ता चला गया। हाँ, एक कवि हैं, आलोचना में सहायक संपादक हैं, आर चेतन क्रांति। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने एक कविता लिखी है उस पर, मॉल पर। और पहली बार गया मॉल देखने और मॉल में सब देखा, चीज़ें बड़ी आकर्षित कर रही थीं। उसी कविता में है कि जिन चीज़ों की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी उसकी ज़रूरत पैदा हुई। हाँ, तो कविता बहुत अच्छी है वो। शहर में आने पर शहर और गांव का ये फर्क। और इसके अलावा मैंने ये देखा कि शहर में, अरे गांव में ऑब्जर्वेशन, हम नहीं जानते कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तब भी ऑब्जर्वेशन तीखा था पौधों के लिए, पेड़ों के लिए। जैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि मक्के की पत्ती कैसी होती है और बाजरे की पत्ती कैसी होती है। शहर में आने के बाद शहर में आने के बाद तो कोई शहर में कोई पहचानता ही नहीं था, जानता ही नहीं था। अच्छा, इसके अलावा जो महुआ क्या होता है या और चीज़ें क्या होती हैं, इनके बारे में जो और गेहूं नहीं पहचान पाते, उसकी बाल नहीं पहचान पाते। तो शहर में लगे कि नहीं, फिर हम तो बहुत जानते हैं। शहर में जब आप आए, हाई स्कूल और ये सब? हाँ, हाई स्कूल हाँ से लेकर, लेकिन कब ये लगा कि लेखन के प्रति मेरा झुकाव होता जा रहा है? शहर में आने के बाद नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैं इस मायने में बड़ा भाग्यशाली हूँ
कि मुझे अध्यापक हर स्टेज पर बहुत अच्छे मिले। प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ता था तो हमारे जो हेडमास्टर थे वो हिंदी और गणित पढ़ाते थे और इतना हो गया था, करा दिया था कि हम बर्तनी की भूल नहीं कर सकते थे। और इसी तरह से गणित के बारे में भी ऐसी उनकी शिक्षा थी। और जब मिडिल स्कूल में आए तो वहाँ भी हमारे अंग्रेजी के अध्यापक और हिंदी के अध्यापक और ज्योग्राफी के सारे अध्यापक बहुत अच्छे थे। हमें प्राइमरी स्कूल में ही यमाता, राजभान, सलगा वगैरह सब बता दिया था हमारे टीचर ने। और जो छंद लिखने की है तो जब बता दिया कि ऐसे छंद लिखा जाता है, उसका ये नियम है, यमाता, राजभान, सलगा, तो फिर हमने शुरू किया कुछ लिखना। यमाता, राज, भान, सलगा ये हमारे प्राइमरी स्कूल के चौथे क्लास के टीचर ने बता दिया था। वो लोग बहुत अच्छे थे, बड़ी मेहनत करते थे और बताते भी थे कि देखो ये कविता है, सरल कविता है, इस तरह का लिख सको। तो अब उसमें मात्रा जोड़ जोड़ के अपना कुछ हम लोगों ने इन्हें आप ये समझिए कि 6-7 साल की उम्र में ये शुरुआत हो गई थी। तो आपने हमारे कारण नहीं, हमारे में उसमें कुछ भी नहीं था, वो हमारे अध्यापक जैसे करते थे। इसी तरह से मिडिल स्कूल तक मैं गांव में था, वहाँ भी ऐसे ही अध्यापक थे। फिर मैं जब लखनऊ आया तो वहाँ एक अखबार निकलता था, स्वतंत्र भारत। और स्वतंत्र भारत के साहित्य संपादक थे बलदेव प्रसाद मिश्र। इंटरमीडिएट मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, अपनी कविता बना के ले गया, देखा, हंसे। उन्होंने कहा कि अभी थोड़े दिन और लिख लो, बाद में आना। 6-7 महीने बाद उनके पास फिर गया, 4-5 कविताएं लेके। तो उन्होंने कहा ठीक है, रख जाओ, कल आना बताएंगे। कल गए तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी एक कविता छपेगी। वाह। एक अच्छा वो उसमें नहीं, बच्चों वाला भी एक कॉलम था, बच्चों वालों में नहीं। अच्छा। जहाँ मैच्योर लोगों की कविताएं छपी थी, उसमें उन्होंने कहा। तो कितनी उम्र थी आपकी? उम्र थी मेरी 17-18। 17-18। तो खैर उसके बाद वहाँ से मैं पढ़ने लगा। ये आलोचना तब निकालते थे, धर्मवीर भारती, रघुवंश वगैरह, इलाहाबाद के जो हमारे टीचर थे वही आलोचना निकालते थे। मैं लखनऊ में ही पढ़ता था उनको। बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो देखा कि जिन लोगों की रचनाएं मैं पढ़ता था वो तो हमें पढ़ा रहे हैं और ये मुझे बड़ा सुख मिला उस बात का। और हुआ ये कि तब मैं उन जगदीश गुप्त की नई कविता देखी, पत्रिका देखी, तो उस तरह की कविता करीब 15-20 में लिख गया। अच्छा, गुप्त जी को दिखाया, फिर शाही जी थे उनको भी दिखाया, वहीं थे शाही जी। तो 4-5 कविताओं में से एक रख ली कि चाहिए नई कविता में छपेगी। अच्छा, अब तुम जाओ। अच्छा, दूसरी बात ये हुई कि जो इलाहाबाद के टीचर थे, वो साहब विद्यार्थियों से इतनी निकट आके बात करते थे जैसे अभिभावक या पिता की तरह, जो और पहले कभी नहीं मिला था। पहले भी नहीं मिला था और अब भी नहीं मिलता है। नहीं, अब तो मिलेगा ही नहीं, अब तो मिलने का सवाल ही नहीं है। तो
दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिला, लेकिन वो वहाँ पर साहित्य की एक तरह से मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई और मैं साल भर के भीतर ही मैंने कल्पना, उस समय जो एक कविता छप जाए, एक रचना छप जाए, उसको सब जान जाते थे। कल्पना बहुत अच्छी पत्रिका थी, हैदराबाद से निकलती, बहुत मशहूर पत्रिका थी, हैदराबाद से निकलते थे। तो उसमें मेरा लेख भी छपा, नई कविता में सौंदर्य बोध, और फिर मेरी कविताएं भी छपी। अच्छा, जब आप नई कविता आंदोलन में आपको शामिल किया गया, तब ये इस बात का आपको अंदाज़ा था कि ये नई कविता आंदोलन कुछ है और मेरी कविता उसमें छापी जा रही है? ये आभास तो हो ही गया था, क्योंकि इन चीज़ों का प्रचार बहुत था। इलाहाबाद में प्रचार बहुत था। उसके महत्व का प्रभाव मेरे मन पर पड़ चुका था। और मुझे ये, जैसे जब मैं लखनऊ में था तो वहाँ तो गीत वोत लिखे जाते थे, कोई अच्छे लोग भी थे, लेकिन उनसे मेरा संपर्क नहीं हुआ। इलाहाबाद में संपर्क हुआ लोगों से, क्योंकि आपके तो गीत ही छप रहे थे जब आप 11वीं-12वीं में थे। और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल गीत ही छप रहे थे। हाँ, तो मैं उससे परिचित ही नहीं था नई कविता से। तो यहाँ नई कविता से परिचय हुआ तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा कि इसमें कुछ स्वाधीनता है। अच्छा, स्वाधीनता से मतलब? स्वाधीनता से मतलब यह है कि गीत में लगता था कि हम भावों के हिसाब से थोड़े बंधे हुए हैं। हाँ। हम भावों को पार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक। जैसे इस पर फिर मैंने लिखा भी जी कि कविता में भाव अपर्याप्त हैं। ये बाकी नई कविता के उसमें नई कविता की विशेषताओं में कि क्या उन्होंने नया किया है। तो जो गीत की भावात्मकता थी उसको तोड़कर जरा विस्तार में आप जा सकते हैं, गद्य के क्षेत्र में भी जा सकते हैं और गद्य के वाक्यों में भी कविता लिख सकते हैं। जैसे आपने महसूस किया होगा कई बार कि उर्दू कविताओं में जो गद्य में वो जो कविता लिखते हैं वो बाकायदा गद्य में ही ऐसे लय बना देते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी हिंदी वाले, अभी भी हम लोग वो लय नहीं बनती है उतना उस तरह से नहीं बना पाए हैं। ठीक बात है। जैसे वो नज़्मों में बनती है। जैसे मान लीजिए किसी कविता थी, मुझे नाम भूल रहा है, तो भूलने की बीमारी हो गई है थोड़ी। जैसे अब इतना याद आ रहा है, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अब ये कविता की लाइन है और थोड़े जरा ढंग से पढ़ दीजिए तो इसका असर पड़ता है एकदम सीधा सीधा। हाँ। ऐसे सीधी भाषा में कविता, नई कविता में तो लिखी जा सकती थी और लिखी गई। हाँ। आपने भी खूब लिखी? नहीं, मैंने 101 कविताएं लिखी थी, उसके बाद छोड़ दिया मैंने। कैसे फिर नित्यानंद जी कविता कर्म कर रहे थे, आलोचना केंद्र में कैसे आ गई? जब मैं पढ़ाने लगा, कई जगह मैंने पढ़ाया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, आगरा में पढ़ाया, फिर उसके बाद दिल्ली में पढ़ाया। फिर जब बीए की क्लास पहले पढ़ानी होती है जी, कॉलेज में एडमिशन हुआ था, कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुआ था। हाँ। तो एक सीख मुझे नहीं, पूरे क्लास को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने दी थी कि आखिरी दिन जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब आप लोग परीक्षाएं यूनिवर्सिटी की पास करके
जाओगे और आप समाज के भीतर जाओगे और आपको समाज में पढ़ना होगा और समाज आपको पढ़ाएगा। वाह। आप कोशिश ये कीजिए कि आपने जो पढ़ा है उस पढ़े को समाज में किस तरह से आप पा सकते हैं या किस तरह से वहाँ नहीं है तो ला सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, दूसरी बात बताई थी उन्होंने कि कोई भी क्लास हो, कुछ लोग तो अध्यापक बनेंगे तो उनके लिए मैं बता सकता हूँ, उन्होंने कहा कि कोई भी क्लास हो बिना तैयारी के क्लास में मत नहीं आना चाहिए। और उस तैयारी के लिए आपने सोचा कि साल भर से हम पढ़ा रहे हैं, चले जाएंगे जाकर पढ़ाएंगे, लेकिन ये मत सोचिएगा। और उसका असर, वो खुद ऐसा करते थे। वो हम लोगों को भाषा विज्ञान पढ़ाते थे और बाकायदा नोट्स रहते थे उनके कागज़ों पर, और फिर उन नोट्स को फाड़ देते थे। तो वो कहते थे कि नोट्स लिखो और फिर फाड़ दो, या लिखो अब ना फाड़ सको तो रखे रहो, आगे और क्या पढ़ाना है वो नए सिरे से तैयार करो। हर बार पाठ नया होना चाहिए। तो फर्क पड़ जाता है। मैंने देखा, मैंने खुद इसको फॉलो किया अपने अध्यापन में, तो मैंने देखा कि हर साल कुछ न कुछ नया आता है, वो जुड़ता है। हर साल कुछ न कुछ नया पढ़ते हैं, वो जुड़ता है। आप सोचिए कि ये कितनी अच्छी बात है कि अच्छी कविता, अच्छा किसी का गद्य, अच्छी आलोचना आप पढ़िए तो कितना मिलता है। अगर सचमुच वो अच्छी आलोचना है तो बहुत देती है। सही बात है। तो अब नई किताब आई, नई पत्रिका में कोई छपी चीज़, तो उसको आप पढ़ेंगे इस साल, तो आप इस साल उपयोग करें। अगर आप कर सकते हैं तो उपयोग करें, तो हमारे नोट्स नए हो जाएंगे। ठीक बात है। तो इस तरह धीरे धीरे आलोचना कर्म में आप, तो इसलिए मुझे आलोचना कर्म में आना पड़ा और मुझे रस भी मिलने लगा। मैं नोट्स बना लेता था और उसके बाद फिर, अच्छा, नोट्स बनाने के बाद एक और मैंने देखा कि 2-3 दिन मैं जब पहली बार क्लास में गया तो 2-3 दिन में नोट्स के सहारे पढ़ाने लगा और वो नोट्स मैं पूरा का पूरा लिख लेता था। फिर हमने सोचा कि अगर मैं ऐसे नोट्स लिखूंगा तो मैं तो बन जाऊंगा। तो टेलीग्राफिक लैंग्वेज में नोट्स लेने लगे, पॉइंटर्स में। हाँ, पॉइंट्स। तो अब उसकी वजह से ये वो हो गया कि हम स्वतंत्र हो करके। ठीक बात है। अच्छा, स्वतंत्र होना कितनी बड़ी चीज़ है, अब महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर टैगोर को उद्धृत करना चाहता हूँ। टैगोर, द रिलीजन ऑफ एन आर्टिस्ट, उन्होंने एक निबंध लिखा है, बहुत बड़ा निबंध लिखा है। तो उन्होंने एक जगह लिखा है कि राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी और स्वाधीनता आंदोलन, ब्रैकेट में लिखा है कि तब तक वो ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हुआ था आंदोलन। तो इन तीनों आंदोलनों से टैगोर का कहना है कि उनके परिवार का संबंध था, और उस परिवार का से संबंध होने के कारण सनातनी ब्राह्मणों ने उनके परिवार को जाति बाहर कर दिया था। और जाति बाहर कर देने से उन्होंने बड़ा शानदार लिखा है कि जाति बाहर कर देने से हम लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने बहुत स्वाधीनता को एंजॉय किया। यानी किसी संकीर्णता से आप निकलिए। तो स्वाधीनता जो है सचमुच आनंद देती है, बड़ा बड़ा आकाश देती है। अब आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सबके आकाश छिन रहे हैं। एक
तरफ के आकाश में रह के आप कितना कर लेंगे, क्या कर लेंगे। तो स्वाधीनता व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, हर तरह से हर जगह ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है कि स्वाधीनता के बिना ये सनातनी होकर के अगर आप नहीं हैं तो आप जाति बाहर। तो आप कितना मतलब शुद्ध रहेंगे हमेशा। शुद्ध कुछ होता है? होता नहीं, कुछ नहीं होता है। द्विवेदी जी ने लिखा है बाबा, उन्हीं से हम लोगों ने जाना कि कुछ भी शुद्ध नहीं है, सब में मिलावट है। सही बात है। और मिलावट ना हो तो क्रिएटिविटी आती ही नहीं। ठीक बात है। आप इस तरह से जो संकीर्णता से निकलिए, शुद्ध में से अशुद्ध में जाइए और स्वाधीन होइए, और उसके बाद देखिए क्रिएटिविटी को एंजॉय कीजिए। कौन सी चीज़ ऐसी है जो आदमी नहीं क्रिएटिविटी की तरफ आ रहा हूँ। इलाहाबाद के थोड़ा प्रसंग को समाप्त कर आगे बढ़ूँगा। परिमल के आप सदस्य रहे, कैसे एक तो परिमल की सदस्यता मिलती थी, क्योंकि हम सुना कि बहुत कठिन होता था परिमल का सदस्य बनना। परिमल का ये जो लोग लिखते थे, हाँ, उनको वाच किया जाता था, बहुत पढ़ते थे लोग। धर्मवीर भारती, जगदीश गुप्त, लक्ष्मीकांत वर्मा, रघुवंश, ये सब लोग पढ़ते रहते थे, देखते रहते थे। तो जब मेरी 3-4 कविताएं छप चुकी थीं, मेरा निबंध छप चुका था बीए में ही, तो लक्ष्मीकांत वर्मा एक दिन मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि चलो परिमल की मीटिंग है, तुम्हें परिमल की सदस्यता मिल गई। मैं बड़ा खुश हुआ, बीए फाइनल में था, लिख चुका था, वो अलग बात है, लेकिन परिमल की सदस्यता जहाँ गेव हों, धर्मवीर भारती हों, ये इतने बड़े बड़े लोग जिस संस्था में हों, उसका सदस्य होना तो हमारे लिए, आप सोचिए बीए के विद्यार्थी के लिए कितने गौरव की बात। सही बात है। तो मैं वहाँ गया, वहाँ का एक विशेष प्रसंग आप जी जी, ये 1957 की बात है। परिमल एक ऑल इंडिया राइटर्स कॉन्फ्रेंस कर रही थी, राज्य और लेखक, और इस बात के लिए गोष्ठी हो रही थी कि जो राज्य था वह नहीं, जो लेखक थे वो कुछ लेखक, बड़े मशहूर लेखक राज्य का समर्थन कर रहे थे, और उसी समय साहित्य के माध्यम से, और तो मैं नहीं जानता, लेकिन साहित्य में बड़ा आलोचनात्मक रुख पैदा हो रहा था। आप देखिए कि उस समय महिला आंचल लिखा गया, उस समय अंधा युग लिखा गया, दोनों, एक 54 की है, 1954 की, दूसरी 1956 की। तो अब ये कविताएं, ये रचनाएं लिखी गईं और बार बार इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक किया जा रहा था, जिसमें कारण ये था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा और दिनकर, ये बड़े लोग थे। ठीक बात। ये इन बड़े लोगों का सहयोग था शासन को। शासन बहुत बुरा नहीं था, लेकिन सही, ये लोग सहयोग कर रहे थे तो बहुत नीचे नहीं गिरे थे। लेकिन अब आप देखिए कि विरोध किया तब भी, और इन तीनों चारों लोगों का नाम लेकर बड़े बड़े लेख लिखे गए, और कई लोगों ने लिखे।
तो विरोध और आलोचना ये नया स्वर था। भावना होना जो है ना, वो कविता में भी भावना कम होती थी। कविता में भी भावना को अपर्याप्त सिद्ध कर दिया था नई कविता ने, क्योंकि कविता आलोचनात्मक हो गई थी। तो अब अगर आप विरोध करेंगे तो आलोचना करेंगे, आप समाज में गड़बड़ियां हैं तरह तरह की, उसे तोड़ेंगे तो आप आलोचना करेंगे। तो इस बात से एक चीज़ ये जाहिर हो रही है कि आलोचना का काम एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक करना भी है। आलोचना का काम बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक करना है, संकीर्णता पर अटैक करना है, और कहीं भी नकल की जा रही हो उस पर अटैक करना है। तब तो नित्यानंद जी एक बात ये भी यहाँ निकल के आ रही है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट पर अटैक कर रहे हैं तो क्या आलोचना विचारधारा के आग्रह से संचालित होती है? मैं आपको बताऊं, देखिए जो विचारधारा है हम लोग मानते थे, परिमल के लोग और लेखक प्रगतिशील लेखक संघ के लोग भी, कि लेखक के लिए विचारधारा कई बार जीवन मरण का प्रश्न भी होती है, क्योंकि आप कमिटेड होते हैं उन विचारों के प्रति और उन विचारों से आप कुछ बदलना चाहते हैं, भावना में बहाना नहीं, उन विचारों से आप कुछ बदलना चाहते हैं। तो ये आप समझिए कि आस्था और विश्वास केवल आज ही नहीं है, आज तो परिभाषित रूप में आस्था और विश्वास का क्या है, लेकिन आस्था और विश्वास बदल चुका था। और जो भी कहीं आस्था और विश्वास की बात करता था, मैं शुरुआती दिनों की नई कविता के दिनों की बात कर रहा हूँ, तब आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस पर बड़ी आलोचना उसकी होती थी। तो अब मैं बताऊं कि देखिए, मैं हमारा जो मध्ययुगीनता से आधुनिकता का जो, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये किताब, मध्ययुगीनता से आधुनिकता का जो परिवर्तन हुआ है वो हिंदी साहित्य में बड़े परिवर्तन हुए हैं जो आम तौर पर लक्षित नहीं किए जाते। मैं आपको बताऊं, ये आदमी की परिभाषा बदल गई, भारतेंदु युग ने बदल दी। भारतेंदु ने कई कविताएं लिखी हैं, उनमें एक कविता में आता है कि राजनीति समुझें सकल, पावहि तत्व विचार, पहचाने निज धर्म को जाने शिष्टाचार। यानी जो राजनीति को समझता है, सकल राजनीति, सकल का राजनीति उस समय थी एक कॉलोनियल पॉलिटिक्स जो उनको सहायता करते हैं और जो कॉलोनियल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। तो ये तो सकल राजनीति हुई। ये सकल राजनीति को जानता है वो रियल मॉडर्न इंडियन मैन है। आपने अभी लेकिन ये कहा कि मध्यकाल ने आदमी होने की परिभाषा बदल, मध्यकाल नहीं, आधुनिक काल। हाँ, क्योंकि मध्यकाल, लेकिन मध्यकाल में भी ने भी बदली है। हाँ, उसके लिए तो मैं, क्योंकि मध्यकाल में जैसे देखिए भक्ति है, भक्ति में तो मनुष्य जीव है, मनुष्य तो वो बिल्कुल 100% करेक्ट मॉडर्निज्म के साथ आया है। भक्ति हर चीज़ एक साथ नहीं मिलेगी ना। मैं आपको बता रहा हूँ
कि अगर विद्रोही सामाजिक भावना न होती, अवर्णों को उपासना का अधिकार मिला होता, तो भक्ति आने में देर लगती या कुछ होती, मैं नहीं जानता। फिर से अवर्णों को उपासना का अधिकार मिला होता तो भक्ति आने में देर लगती? नहीं, उपासना तब तो हो ही जाती। हाँ, क्योंकि आपने भी यही बोला। हाँ, वो गलत बोल गया। ये जो श्रीमद् भागवत है, जो उत्तर भारत में माना जाता है कि भक्ति का आदि ग्रंथ है। हाँ। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अवर्णों ने उपासना का अधिकार मांगना शुरू कर दिया था मंदिर में जाके। यदि अवर्णों को उपासना का अधिकार मिला होता तो भक्ति कब आती पता नहीं, लेकिन भक्तों को, ये व्यक्तियों को जो अवर्ण थे, उनको यदि उपासना का अधिकार मांग रहे थे, तो उपासना का अधिकार मांगना एक सामाजिक प्रवृत्ति है, एक सामाजिक बात है। और भक्ति करना सामाजिक नहीं है। भक्ति तो भगवान की होती है, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए हमें अधिकार मिले, ये अधिकार जो है वो सामाजिक मांग है। ये सामाजिक मांग अगर ना होती तो भक्ति जल्दी नहीं आती। और इसीलिए आप देखिए कि भगति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोई, या जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन बल चतुराई, भगतहीन नरसो है कैसा, बिनुजल बारी देखिए जैसा। और सबसे अधिक ऐसी बात शायद सुनी नहीं होगी जी। आपने ये कविता गरीबदास, संत गरीबदास की कविता है, भंगी सोई जो भाव ढिढावे। भंगी वो है जो भाव बताता है, ठीक। भक्ति मुक्ति की राह बतावे। भक्ति वो है जो मुक्ति की राह दिखाता है। हिंदू सो जो हद को तोड़े। असल हिंदू वो है जो हद को तोड़ता है, ठीक, सीमाओं को तोड़ता है। परम धाम सो चश्मे जोरे, परम धाम से आंखों को लगाता है। मुसला सो मस्जिद नहीं पूजे। मुसलमान वो जो मस्जिद न पूजे। राम रहीम एक करी पूछे। शूद्र सोई जो सबकी जाने, ठीक, आदि अंत को भेद बखाने। अब आप बताइए, इससे अधिक क्रांतिकारी कविता क्या होगी? क्या आज ऐसा लोग मानते हैं? भक्ति ऐसा मानती थी। और यही नहीं, भागवत का वो श्लोक में उसका अर्थ पढ़ दूँ हमें जी। ये मिला के इस समय पढ़ने में दिक्कत होती है। श्लोक सामने है जी। अर्थात कोल, किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, आभीर, कंग, यवन और खस निम्न जातियाँ तथा अन्य पापी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं। तब यवन वगैरह सब थे। तो ये सबको मिला के चलने वाली थी और शास्त्र का विरोध करने वाली। अगर शास्त्र का विरोध नहीं करती तो सबको मिला के चल ही नहीं सकती थी। तो अब शास्त्र, भक्ति जो है वो शास्त्र का विरोध करने वाली। तो इसलिए जो आध्यात्म है वह बहुत खुली चीज़ है। कहीं उसमें अध्यात्म में सब जगह, सारे धर्मों में अध्यात्म एक ही है। ये आपको बताऊं, साहित्य पर फिर उसका प्रभाव अलग अलग क्यों पड़ता है? देखिए, अगर साहित्य पर मूल चेतना का प्रभाव पड़े तो वो एक है, और उसके मैकेनिज्म का प्रभाव पड़े
तो अलग है। जैसे मंदिर, हाँ, मंदिर में पूजा पाठ का प्रभाव एक है और मंदिर में अध्यात्म दूसरी चीज़ है। ये अभी आता है तो मैं बड़ा आनंद से रोज सुनता हूँ। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जब अपने गुरु के पास गए थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने परिचय पूछा शंकराचार्य का 8 साल के बच्चे से। तो क्या परिचय देता है, अद्भुत। 8 साल का लड़का कि मैं धर्म नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वाणी नहीं हूँ, मैं हाथ नहीं हूँ, पैर नहीं हूँ, मैं क्या, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। जो निराकार ब्रह्म की सारी के बारे में जो सारी बातें कही जाती हैं, वो 8 साल का बच्चा कह रहा है। जो समझने में वो गुरु भी चौंक गए, कह रहे ये कौन व्यक्ति मेरे पास आ गया। ठीक बात है। और उन्होंने वो 32 साल के मर भी गए 32 साल में, और सारा जीत भी लिया धर्म के आधार पर, सारा जीत भी लिया। लेकिन इसी से एक सवाल और उपज रहा है, क्योंकि आपने शंकराचार्य की बात की है, तो मैं सवाल यहाँ पूछ लेता हूँ। शंकराचार्य के अद्वैत का भारतीय दर्शन पर जिस तरह से प्रभाव पड़ा, जिससे और द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, बाकी सब निकलने शुरू हो गए, मध्ययुगीन साहित्य पर अद्वैत का वैसा प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। मैंने लिखा है इस बात। हाँ। ये जो है, लेकिन क्यों, इसका वजह क्या रही होगी? नहीं, बात ये है कि जो कहीं कुछ नहीं है, हाँ, तो हम अपनी भावना जोड़ेंगे कहाँ। अब जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा एक इंटरव्यू में कि आप मोक्ष चाहेंगे लेना, तो उन्होंने कहा कि क्या करूँगा मोक्ष लेकर, मुझे वहाँ कुछ करना ही नहीं है, मोक्ष हो गया तो अब क्या है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने कहा यहाँ तो दुख है, सुख है, लड़ना है, भिड़ना है, प्रेम करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, सब कुछ है। तो मोक्ष में तो कुछ पता नहीं को क्या होगा, लेकिन यहाँ जीवन में तो जीवन है, भले ही मरते हो, भले ही वो मरणशील हो, लेकिन जीवन है ना, तो उसमें तो हमारी सार्थकता बनती बिगड़ती है। जब मोक्ष हो जाएगा तो हमारी कहाँ हम और कहाँ सार्थकता। मैं एक बात को सुनाना चाहता हूँ, और वो ये कि मध्य युग टूटा तो उसमें क्या क्या टूटा और उसकी जगह पर क्या रिप्लेस किया। ये मैंने लिखा, ये आधुनिकता की धारणा में मध्ययुगीन ब्रह्म के स्थान पर मनुष्य आया। अब ब्रह्म इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, मनुष्य महत्वपूर्ण हो गया आधुनिक युग में। और विश्वास और आस्था के स्थान पर तर्क और विवेक। ठीक है, आज कितनी ज़रूरत है इसकी। ये मध्य युग को तोड़ करके आया है ये तर्क और विवेक। धर्म के स्थान पर विज्ञान, जगत के स्थान पर समाज, जीव के स्थान पर व्यक्ति, शास्त्र के स्थान पर इतिहास। इतनी चीज़ें, इतनी चीज़ों में परिवर्तन हुआ। मैं इसमें एक चीज़ पर एक सवाल यहाँ पर, मध्ययुग ये जो आप कह रहे हैं, आपका हालांकि एक पूरा लेख है मध्यकालीन साहित्य को पढ़ने की दृष्टि, उससे मैं सवाल करूं, लेकिन अभी जो आपने कहा कि धर्म के स्थान पर विज्ञान, जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, दो नए समीक्षक, मतलब नई समीक्षा के दो बड़े समीक्षक हैं, मैथ्यू आर्नल्ड और टी.एस. इलियट।
जो कि इस बात को कहते हैं कि तकनीक ने धर्म को अपदस्थ कर दिया। वो ठीक है, लेकिन बावजूद उसके विज्ञान धर्म को अपदस्थ नहीं कर पाया है। अरे टी.एस. एलियट को क्या लिए हो भाई? टी.एस. एलियट तो कैथोलिक धर्म का पूरा प्रचार किया है उसने, तो उसकी बात पर बहुत भरोसा मत करो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसकी बात पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जैसे आप ये बताओ, सब लोग कहते हैं कि सार्त्र जो था एंटी मार्क्सिस्ट था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। अस्तित्ववादी हैं, एक चस्पा लगा दिया गया, लेकिन वो तो वो आदमी मार्क्सिस्ट था। हाँ, मार्क्सिज्म से वो थोड़ी सी चीज़ों से टकराकर भेद करते हुए आया बाद में। और अस्तित्ववाद भी एक अस्तित्व पर बात करना, ये भी हिस्ट्री से पैदा हुआ है, कोई फिलॉसफी की ऐसी चीज़ नहीं है। ये कब पैदा हुआ है? ये महायुद्धों के बाद पैदा हुआ है। महायुद्धों में इतने लोग, 2 महायुद्ध हुए और दोनों में पता नहीं था। आप एक किताब पढ़िए, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये एक डॉक्टर था जो कंसंट्रेशन कैंप में था हिटलर के, और कितनी भयानक यातनाएं झेली थी। आप ये जो हिटलर है, मुसोलिनी है, वो जो हैं टी.एस. एलियट साहब हिटलर और मुसोलिनी के भी साथ हैं, इसलिए बड़ा पेंच पैदा हो जाता है। चलिए वापस आ रहा हूँ मध्ययुगीन। हाँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अंतर पैदा हुआ, इस अंतर के पैदा होने से मैं भारतेंदु को बता रहा था कि देखिए, ये जो मध्यकाल का मनुष्य है वो परिभाषित होता है ब्रह्म से, जीव से और जगत से। ठीक है, ये धारणाओं से। आधुनिक युग का मनुष्य पहचाना जाता है राजनीति से, समाज से। तो जो इनर गूदा, आंतरिक गूदा है मनुष्य का, सार है, वो पॉलिटिक्स से बनता है। ये भारतेंदु लिखते हैं। अच्छा, यही नहीं, एक सवाल उन्होंने पूछा दार्शनिक सा कि होए मनुष्य क्यों भय हम गुलाम ये भूप। हम गुलाम हुए, मनुष्य तो है ना, हम गुलाम हुए मनुष्य होकर और ये राजा हो गए, ऐसा क्यों हुआ? कोई दर्शन इस बात का जवाब दे दे। लेकिन नित्यानंद जी, उसी मध्यकाल में तुलसी और कबीर भी लिख रहे हैं। हाँ। और तुलसी राम को एक मानव के रूप में स्थापित कर रहे हैं। एक तरीके से भगवान तुलसी राम को एक बाकायदा मनुष्य के तौर पर स्थापित कर रहे हैं, बजाय भगवान के रूप में स्थापित करने के। और वहीं पर कबीर, जब हिंदू या मुसलमान, कबीर से तुलना मत करो, मैं दोनों चीज़ों की एक बात कह रहा हूँ। वहीं पर जब कबीर हैं, वो मनुष्य के अधिकार की बात कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म पर चोट कर रहे हैं। क्या वहाँ पर नहीं लग रहा है आपको कि जीव से मनुष्य के तौर पर स्थापना वहीं हो जा रही है? नहीं, वो तो मध्यकाल की कविताओं में ऐसा मिलता ही है। इसीलिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक बात कही कि भक्ति काल जो है वो अर्ली मॉडर्न पीरियड है। करेक्ट है। हाँ, तो अर्ली मॉडर्न पीरियड के जो लक्षण हैं वो भक्ति काल में तो मिल ही जाते हैं। पृष्ठभूमि बनी गई है। यही नहीं, सेकुलरिज्म तो वहाँ है, पूरा सेकुलरिज्म है। हाँ। तो अब सेकुलरिज्म जो चीज़ें आज हम लोगों को इस समय दिखाई दे रही हैं, हाँ, वो चीज़ें कितनी भयानक हैं, मनुष्य का निषेध करने वाली हैं। हाँ। मैं आपको बता दूँ, हिंदुस्तान में और इंसानी समाज में आस्था और विश्वास कभी भी मूल संचालक
निर्देशक नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। तर्क और विवेक सदैव सदैव रहा। यहाँ तक कि तुलसीदास जो राम के बारे में, राम के भक्ति के बारे में कहते हैं, बारी मठे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। लेकिन ये भले ये हो जाए असंभव चीज, लेकिन बिनु हरि भगति न भवतरीय यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान की भक्ति के कोई भव तर नहीं सकता। जीवन उसका जैसे कहते हैं ना कि हमने भव जीवन से सागर जीवन से प्राप्त कर लिया, जीवन से तर गए, पार हो गए, तो ये नहीं हो सकता है। आपके कई विद्यार्थियों से मेरी बात हुई, सबने बोला कि आप कक्षा में पढ़ाते हुए पद्मावत का जिक्र ज़रूर करते हैं, और थोड़ी देर पहले जब कैमरा शुरू नहीं हुआ था आपने कहा था कि स्ट्रक्चर के मामले में पद्मावत अद्वितीय है, अप्रतिम है। मेरा सवाल यह है कि जब आप कह रहे हैं स्ट्रक्चर के मामले में, तो क्या वो स्ट्रक्चर शिल्प के स्तर पर है या फिर कुछ और तात्पर्य है उसका? देखिए, सबसे पहले शुक्ल जी ने संकेत किया है उसके कथा विधान के बारे में कि पद्मावत समासोक्ति काव्य है। सब जानते हैं कि समासोक्ति जो है वो एक अलंकार है, लेकिन शुक्ल जी ने अलंकार के अर्थ में समासोक्ति का प्रयोग नहीं किया है। समासोक्ति में दो पक्ष होते हैं और दोनों तुल्य बल होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। समाज की स्थिति के बिना साहित्य नहीं हो सकता। समाज की स्थिति के बिना साहित्य नहीं हो सकता, ठीक। समाज ही साहित्य को स्ट्रक्चर देता है। मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी नहीं, किसी भी विचारधारा में जाइए, ये हो सकता है कि कोई समाज बिना साहित्य के हो सकता है, लेकिन बिना साहित्य हो ही नहीं सकता कि समाज के पैदा होने के पहले हो। यानी साहित्य समाज होने पर ही होगा। लेकिन अब जब ये देखा जाता है कि खैर फिर आगे अब नहीं चलूँगा, इतने से बात क्लियर हो गई कि साहित्य सामाजिक उत्पाद है। अब साहित्य का जो स्ट्रक्चर है, तो देखिए पद्मावत को स्ट्रक्चर कैसे मिला, इसलिए मैं नया कहता हूँ और इतने इम्पोर्टेंट कहता हूँ। अगर मुसलमान ना आए होते और मुस्लिम समाज यहाँ बहुत कारगर ना होता तो पद्मावत ना लिखा जाता। या आप देखिए कि कहते हैं जायसी कि हिंदू तुर्कहि भई लड़ाई आदि अंत जस इकट्ठा आहे लिख भाषा चौपाई कहे कवि व्यास रस कौला पूरी दूर नियर नियर भादूरी। ये जो हिंदू और तुर्क हैं उनकी लड़ाई हुई, पद्मावत का ये विषय है। लेकिन हिंदू तुर्क ही भई लड़ाई लिख भाषा चौपाई कहे ने भाषा और चौपाई और छंद में उसी पर घटना पर कहानी लिखती। तो कहानी लिखती तो जो लड़ाई है वो प्रेम के संवेदना में बदल गई। अब आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि भाषा, छंद, शब्द ये कितने पावरफुल हैं कि दो लड़ाकू समाजों को एक कर देते हैं। शब्द और भाषा और छंद, कहानी बना दी तो संवेदना बदल गई।
तो कवि व्यास रस कौला पूरी। अच्छा, और ऐसा होने पर यह कि जो निकट था वो दूर हो गया, जो दूर था वो निकट आ गया। यानी निकट क्या था पद्मावत की उसमें घटना में? निकट था हिंदू और तुर्क की लड़ाई, और संवेदना क्या है? प्रेम, जो हुआ नहीं पूरी तरह से। यहाँ से फिर बात बदलती है और होती है ये कि जायसी कल्चर की बात कह रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम ये तो धार्मिक चीज़ें हैं, इसका अतिक्रमण करने के बाद एक कल्चर पैदा होती है जो बराबरी से होती है। कल्चर में बराबरी होती है, और कल्चर जो है वो नई चीज़ों को स्वाधीनता देती है। जो टैगोर का हमने बताया, टैगोर कल्चर में स्वाधीनता देती है। इलाहाबाद में एक फादर थे, मैं उनके साथ बहुत रहा, तब भी नाम याद नहीं आ रहा था। वो फादर थे और धर्म चिंतक थे, यहाँ के थे, केरल के, और बड़े पढ़े लिखे, बड़े इंटेलेक्चुअल। उनसे बहुत किताबें लेकर मैंने पढ़ी थी इलाहाबाद में। तो वो हर साल वेटिकन में जाते थे, धर्म सभा में हर साल भाषण देते थे, और उन्होंने ये कहा कि मेरा धर्म ईसाई है, लेकिन मेरी संस्कृति भारतीय है। संस्कृति जो होती है वो बराबरी पर चलती है, और रिलीजन में ही ऊपर नीचे और टसल भी होता है। इसलिए मनुष्यता के विरुद्ध है रिलीजन। आप देखिए, एक निकला ना कि वो मनुष्य को बराबर नहीं मानता, लेकिन कल्चर बराबर मानते हैं। और वो कल्चर पैदा हुई जब हिंदू और मुसलमान एक साथ मिले, और उनका बातचीत और उनका मिलना जुलना ये सब हुआ। ये कल्चर का एक नया एरिया पैदा हो गया, जो स्वाधीनता देता है। तो आज लोकतंत्र, कल्चर, धर्म, ये सभी चीज़ें देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात उस समय हुई थी। ये जो आलोचना का, जो ये कंसेप्चुअलाइजेशन का प्रोसेस है आपका, ये नित्यानंद जी कैसे आपने अख्तियार किया? नहीं, ये तो पढ़ने से असल देखिए, कोई भी चीज़ इसके बारे में आपको बताऊं जिसके लिए मुझे मौलिक लोग कहते हैं। टैगोर ने लिखा है, टैगोर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। टैगोर ने लिखा है कि जो किसी व्यक्ति की प्रतिभा होती है वो अकेले की नहीं होती। अगर वह व्यक्ति सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, जो अब तक हुई सामाजिक प्रगतियों और चिंतन के रूपों को आत्मसात कर सका है, तो वो जानता है कि इतना हो गया है, अब हम नया क्या करें। तो अगर जौ भर नया आपने कह दिया तो आप सबसे बड़े प्रतिभाशाली हैं। तो खाली इतनी सी बात है कि जो मेरा ख्याल है कि किसी ने नहीं कहा होगा आज तक कि मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों बराबरी पर तो मिल सकते हैं। ये तो बहुत लोगों ने कहा था, लेकिन यही एरिया कल्चर का है। कल्चर यहीं से पैदा होता है। जी, जैसे भी आपने बोला टैगोर से बहुत प्रभावित आप रहे, मैं यहाँ थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, किन किन आलोचकों से आप प्रभावित रहे? बहुत आलोचक है। जैसे मैं हिंदी का ही बताता हूँ, अंग्रेजी वालों को तो छोड़िए, उससे तो वो भी बहुत हैं। रामचंद्र शुक्ल, देखिए ये कितनी बड़ी बात कि पद्मावत समासोक्ति काव्य है, अलंकार से हटाकर स्ट्रक्चर के रूप में समासोक्ति का प्रयोग करना साधारण बात नहीं थी। कविता का स्ट्रक्चर होता है,
पहले हमारे यहाँ सब महाकाव्य खंडकाव्य वगैरह बताए गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर पर कोई बात थोड़े हुई है। तो अब इसी तरह से रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 लोग और नए लोगों में थोड़ा नामवर जी और विजय द्रोण शाही, ये कॉन्सेप्ट सब बात करते हैं और कॉन्सेप्ट बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद मिलता है। अभी आपने जो 4 नाम लिए आलोचकों के, ये सारे आलोचक विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ कि आलोचना विश्वविद्यालयों तक सिमट कर रह गई? पढ़ाई लिखाई कम थी समाज की। अब आप देखिए कि आपके पास वो समय है, वो साधन हो। फ्रांस में हर बुक शॉप में कॉफ़ी हाउस, कॉफ़ी है, कॉफ़ी शॉप, ये बुक शॉप और इसके अलावा लाइब्रेरी सब जगह। आप जाइए, पढ़िए, किताब निकालिए, बहुत स्वाधीनता से पढ़िए, पढ़ के धर दीजिए, खरीदना हो खरीद लीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप लाइब्रेरी और खरीदार पाठक और बुक शॉप और ख़रीदार पाठक के रिलेशनशिप देख रहे हैं कैसे हैं। आज तो इन बुक शॉप में जाइए तो आम तौर पर, अब तो हो गया है, ये देखने को मिल रहा है, वो भी विदेशी प्रभाव से ही, कि आप ढूंढ ढूंढ के चारों तरफ आप किताब देखते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा था कि आप को सुविधा ही नहीं थी, इतने बड़े बुक शॉप नहीं थे। आपको मैं बताऊं, एक बार मुझे एक किताब की ज़रूरत थी, टेरी ईगल्टन की। मैंने दुबई में घूम रहा था, वहाँ के एक किताब की दुकान पर, बहुत बड़ी दुकान थी, उसमें भी नकल थी, उसमें भी कॉफ़ी शॉप थी। तो मैंने, चूँकि बहुत बड़ा था, तो मैंने सोचा कि पूछूं इससे, जो आदमी वहाँ सहायक के रूप में बैठा हुआ था, कि मुझे फलां लेखक की फलां किताब चाहिए, ये बताइए कहाँ मिलेगी। उसने बाकायदा अलमारी का नंबर बता दिया कि आप जाइए। वहाँ गए, वहाँ उसकी किताबें थी, लेकिन वो किताब नहीं थी। हाउ टू रीड पोइट्री मैं चाहता था, वो नहीं थी। उसने कहा कि मैं आपको मंगवा दूंगा हफ्ते भर के भीतर। तो मैंने सोचा कि ठीक है, हम तो चले आए। अब इतनी सुविधा अगर हो समाज पढ़ने की और समाज की, तो स्वतंत्र रूप से भी लोग हों, स्वतंत्र रूप से भी लिखें। हमारे यहाँ कुछ लोग हैं कि जैसे अच्छा खैर वो भी तो अध्यापक ही थे, मुक्तिबोध भी तो अध्यापक ही थे। ज़्यादातर आलोचना अध्यापकों के बीच ही रह गई, मैं ये कह रहा हूँ। बावजूद उसके नित्यानंद जी, आलोचना कर्म को केंद्रीय विधा के रूप में उस तरीके से स्वीकार्यता नहीं मिली जैसे कविता, कहानी, उपन्यास और संस्मरण आदि को मिलती है। नहीं मिली। आलोचना के लोगों ने क्रिएटिव वर्क माना ही नहीं, रचना का बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब उससे क्या होगा? अरे भाई, आप जब एक बार कोई नॉर्म बनाता है, मिलता है आलोचक को, तो पुत्र जन्मोत्सव मनाने जैसी चीज़ होती है। तो अवधारणाओं को कैसे बनाया जाता है, कैसे समझा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, जितने रसवादी समीक्षक हमारे रहे हैं, उनका कहना ये रहा है कि आलोचना इतिहास निरपेक्ष होती है, जबकि बिना सामाजिक इतिहास जाने क्या आलोचना हो सकती है? नहीं हो सकती। साहित्य ही नहीं हो सकता, इतिहास का। या कहाँ से भावानुभाव संचार रस का है, रस निष्पत्ति वाला जो है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति।
तो अब भाव अनुभव कहाँ से होगा, किसका होगा? मनुष्य का होगा ना। भाव होगा, अनुभव होगा। भाव कैसे मनुष्य को मिल गए? बिना रिलेशनशिप के। भाई आपके अगर भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे न हो, रिश्तेदार न हो, गांव शहर अपना न हो, अपना देश न हो, अपनी प्रकृति न हो, तो आपके पास भाव बनेगा कहाँ? तो इसलिए बिना समाज के तो भाव की उत्पत्ति ही नहीं है। इसीलिए देखिए रामचंद्र शुक्ल कितने बड़े साबित होते हैं। उन्होंने भाव को कम महत्व दिया और विभाव को अधिक महत्व दिया। कि जब विभाव वो सभी चीज़ें होती हैं जिनसे मनुष्य का जीवन चलता है, और जो मनुष्य खुद भी है। कोई भी चीज़ विभाव हो सकता है। तो विभाव भाव का प्रकृत आधार है। ठीक है। अब उस प्रकृत आधार को हर युग में नया विभाव खोजना पड़ता है आपको। तो एक आलोचक की नज़र में एक रचना की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रसात्मक या प्रतिरोधात्मक? और जब आप भाई आज हम कहेंगे तो प्रतिरोधात्मक ही होगी, क्योंकि वही सरहपा हैं जिनको पहला कवि नहीं माना जा रहा है, लेकिन उन्हीं सरहपा को बाद के आलोचक पहला कवि मान रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए ऐसा है कि एक वही रस और प्रतिरोध का मामला आ गया यहाँ पर भी। हाँ, वो जो इतिहास और समाज के अनुभव होंगे उससे साहित्य को जोड़ना ही पड़ेगा। शुक्ल जी कुछ मानों में प्रतिक्रियावादी थे। शुक्ल जी अब देखिए, जैसे ये जब उन्होंने लिखा कि अगर औरंगजेब मिल जाता तो इस ढेले वाले खेत में पकड़ के उसको मारते, तो ठीक प्रतिक्रियावादी तो हो गए। तो उनमें दोनों ही था। भाई वो हिंदुत्व का विरोध भी कम नहीं है। शुक्ल जी जो पूजा पाठी धर्म है उसका बहुत विरोध किया है। तो वो ठीक है। अच्छा यही नहीं, तो उनके पिताजी तो नमाज पढ़ते थे, शुक्ल जी के। हाँ। अच्छा, और शुक्ल जी भी कोई पूजा पाठ में भरोसा नहीं रखते थे, मंदिर मस्जिद में भरोसा नहीं रखते थे। जैसे आज मंदिर मस्जिद में ही सारा भरोसा है, पूजा पाठ में ही सारा भरोसा है, आदमी में भरोसा नहीं है। आप करते हैं पूजा पाठ? नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मनुष्य की शक्तियाँ सीमित हैं और कुछ है जरूर, लेकिन उस कुछ को मैं अनुभव कर सकता हूँ लेकिन जानता नहीं। तो अब ये है कि अपने को डिफाइन करना। अब देखिए एक उपनिषद में लिखा गया, भूल गया नाम उसका, उपनिषद में लिखा गया है, मृत्यु के बारे में सवाल पूछा गया तो एक ऋषि ने कहा कि उसकी मृत्यु होती है जो केवल व्यक्तिगत जीवन जीता है, उसकी मृत्यु नहीं होती जिसने सामाजिक जीवन जिया है, जिसने समाज के लिए कुछ। उपनिषद कहता है उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर है। तो बड़ा। तो आपके अनुसार एक कृति को स्वायत्त कर्म के रूप में व्याख्यायित करना चाहिए, ना कि ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण के हिसाब से? स्वायत्त कर्म के बारे में कभी नहीं कहूँगा। कृति स्वायत्त होती ही नहीं। कोई भी कृति होगी वो अपने समाज से ही कहानी लिखेगा, तो कोई परिवार लेगा, कोई घटना लेगा, कोई मनुष्य लेगा, कोई लड़की होगी, कोई माँ होगी,
और ये निरंतर विकासमान है। नहीं, मैं जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया वो ये था, ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण और स्वायत्त कर्म। इन 2 शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए पीछे मेरी वजह ये स्वायत्त कर्म जो आप कह रहे हैं उसको अगर स्वाधीनता मान लीजिए तो हर रचना स्वाधीन होती है। जैसे प्रसाद और प्रेमचंद एक ही समय पर लिख रहे हैं, ऐतिहासिक सामाजिक वातावरण एक जैसा है दोनों के लिए। अगर किसी कृति का मूल्यांकन उस हिसाब से किया जाए तो वो दोनों एक ही बात लिख रहे होते, लेकिन उन दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं। तो वहाँ पर क्या एक कृति का मूल्यांकन स्वतंत्र कर्म के रूप में होना चाहिए या फिर? देखिए, उस रचना में पहले तो क्या है देखना पड़ेगा। प्रसाद निश्चित रूप से आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, लेकिन उन्होंने ही तो लिखा कि जो नाटक लिखे हैं चंद्रगुप्त सब में, और उसी में है वो स्वतंत्रता पुकारती वाला चंद्रगुप्त में है। तो अब जो धार्मिक भाव है, अरे धार्मिक कह रहे हैं, जो राष्ट्रीय चेतना है, लिख तो रहे थे उसमें कॉलोनियल पीरियड में। तो कॉलोनियल पीरियड में राष्ट्रीय भावना बहुत मूल्यवान वस्तु थी। तो अब अगर कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा छायावादी कविता बड़ी रहस्यवादी है और ये मैं नहीं मानता। रहस्यवादी तो है ही नहीं, है लेकिन उससे अधिक कुछ है, उस पर क्यों नहीं जाते? उससे अधिक है कि कब लिखी जा रही है, किस हिस्टोरिकल पीरियड में लिखी जा रही है। आप देखिए कि सन 18 के आसपास, थोड़ा पहले शायद, गांधी जी आते हैं। 15 में भारत आते हैं, 15 में आते हैं और 15 में झरना लिखा जाना शुरू हो गया था। 18 आते आते आंदोलन शुरू हो गया। 18 आते आते स्वाधीनता आंदोलन बहुत तेज हो गया। ये क्या हुआ कि छायावादी आंदोलन और स्वाधीनता आंदोलन एक साथ एक तेजी से शुरू हुए एक ही समय में, जबकि एक को पलायनवादी कहा जाता है और दूसरे को स्वाधीनतावादी कहा जाता है, स्वाधीनता की लड़ाई कहा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके मन में कल्पना स्वाधीनता की नहीं है तो आप स्वाधीनता की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते। नहीं, यहाँ पर एक चीज़ मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि क्या हुआ कि एक को पलायनवादी कहा गया और एक को आगे ले जाते हुए कहा गया। छायावाद में व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया समाज की अपेक्षा, जिसको नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहते हैं। नगेंद्र जी का नहीं है, वो कहा जाता है उन्हीं का। शांतिप्रिय द्विवेदी ने पहले कहा था, तो उस बेचारे का ले लिया इन्होंने। हाँ, तो वो कहा गया। लेकिन जो राजनीतिक आंदोलन था, आप देखेंगे कि 1905 से लेकर 15 के बीच में जो पूरा का पूरा, या 1900 से लेकर 15 तक के बीच में जो आंदोलन चल रहा था, गांधी उस आंदोलन को और तेज कर रहे हैं और समाज और ज़्यादा क्यूमुलेटिव आगे आ रहा है, पूरा का पूरा एक साथ आगे आ रहा है। लेकिन छायावाद में व्यक्ति आगे आ रहा है समाज की अपेक्षा, इसलिए संभवतः पलायन और इसकी बात। नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर प्रसाद लिखते हैं झरना में, हे कल्पना सुखदान तुम मनुज जीवन प्राण, क्या अर्थ होगा इसका? कभी भी प्रसाद के पहले कल्पना को वह स्थान नहीं मिला है जो प्रसाद ने दिया। सबने माना है कि कल्पना जो है वह सम्मूर्तन विधान करती है। शुक्ल जी भी कहते हैं वह सम्मूर्तन विधान करती है, रचती है, प्राण नहीं है। पहली बार प्रसाद ने कहा कि हे कल्पना सुखदान
तुम मनुष्य जीवन प्राण, तुम मनुष्य जीवन का प्राण हो। किस लिए कहा? क्योंकि जो नहीं लड़ रहा है फ्रंट पर, लेकिन जिसके मन में सपना है स्वाधीनता का, स्वाधीन होना देखने का, या कल्पना वह कर रहा है, तो वो आज नहीं तो कल लड़ने जाएगा। लेकिन वही प्रसाद ये भी कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर, हाँ मेरे नाविक धीरे धीरे। हाँ नहीं, वो सब है, लेकिन देखो भाई, देखना ये पड़ता है कि पोटेंशियल कहाँ है ज़्यादा। हाँ, जब हम आलोचना करें तो उसके माइनस पॉइंट के साथ प्लस पॉइंट भी देखें कि पोटेंशियल कहाँ है। अब ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, कहाँ ले जा रहा है? समाज में आइए, अगर थोड़ा और आइए, आप ले चल नाविक धीरे धीरे, तो आपको लगता नहीं कि प्रेमिका कह रही है कि मुझे भुलावा देकर ले चलो, चाहे जहाँ ले जाओ। और प्रेम करना उस जमाने में जहाँ संबंधों, बेटी, पत्नी, बहन, इसके अलावा कोई स्त्री पुरुष का संबंध ही नहीं था। आप जानते हैं, स्वाधीनता आंदोलन से और पढ़ाई के संस्थान होने से यूनिवर्सिटी वगैरह एस्टेब्लिश हुई थी। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल। तो लड़के और लड़की साथ पढ़ने लगे थे, और लड़के और लड़की मित्र भी हो रहे थे, लेकिन कह नहीं सकते थे अपने परिवार में कि डैडी ये मेरी दोस्त है, लड़की को लेकर। आज तो कहते हैं। तो अब मित्र संबंध लड़के और लड़की के बीच पैदा हो गया, पुरुष और स्त्री के बीच। ये एक नया संबंध पैदा हुआ जो बड़ा क्रांतिकारी है। ठीक। और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। मैं वापस आलोचना पर लौट रहा हूँ नित्यानंद जी। रचना में क्या कहा गया है, ये पाठक तक, ये बात कि रचना में क्या कहा गया है, इसे पाठक तक पहुंचाने के लिए आलोचक की ज़रूरत है ही क्यों? और क्या आलोचक ठीक वही ग्रहण कर पाता है जो रचनाकार कह रहा होता है? देखो भैया, ये है आलोचक के लिए भी बहुत मुश्किल चीज़ है, और उनके बारे में कहना भी, दूसरे आलोचक का कहना भी मुश्किल है। नहीं, आलोचक की ज़रूरत क्यों है? या यही पूछा ना, क्या जरूरत है? हाँ, रचनाकार तक, रचना मतलब पाठक तक ये पहुंचाना कि इसमें क्या कहा गया है, पाठक तो खुद ग्रहण कर लेगा। हाँ ठीक है। देखिए, आज तक पाठक, हिंदी का पाठक ग्रहण नहीं कर पाया कि रामचंद्र शुक्ल ने जो समासोक्ति कहा उसका क्या अर्थ है। उसका अर्थ अंग्रेजी वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर, बनावट। अगर शुक्ल जी न होते तो कैसे कोई जानता। और इसके अलावा शुक्ल जी न होते तो साहित्य जनचित्त का विकास है। हालांकि इस पर भट्ट जी बात कर चुके थे कि साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। कभी नहीं कहा गया इसके पहले, इस आधुनिक युग के पहले। कितनी क्रांतिकारी परिभाषा है। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन भी तो आता है, जब रामचंद्र शुक्ल रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ये सामाजिक आस्वादन है, वहीं पर रामविलास शर्मा कहते हैं ये वैयक्तिक आस्वाद है। शुक्ल जी सही है। सामाजिक, भाई साहित्य तो पढ़ने वाले थे। आप ये जानते हैं, कलाओं के जो करने वाले थे, जैसे बजाने वाले, गाने वाले, उनको जानते हैं क्या कहते थे? सामाजिक कार्य। सीधे सीधे यही नाम है,
ये सामाजिक लोग हैं। तो क्या कलाओं से साहित्य अलग हो जाएगा? ये भी सामाजिक लोग हैं। समाज नहीं होगा तो आपको आधार क्या मिलेगा? आधार ही नहीं है। व्यक्ति आधार नहीं होता, खाली व्यक्ति कितनी दूर तक जाएगा? शायद निर्मल ने कहा है। अभी निर्मल वर्मा का चूँकि आपने नाम लिया, आपका बाकायदा लेख है जिसमें उनको सन्यासिता की ओर जाते हुए आप बता रहे हैं। उसी में आपने एक पंक्ति लिखी है और वही पंक्ति प्रश्न के रूप में आपसे मैं पूछ रहा हूँ ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा उन तक बात पहुँचे, कि निर्मल वर्मा का लिखा हुआ एक जैसा लगता है, बावजूद उसके वो खूब पढ़े जाते हैं। ऐसा क्यों है? एक आलोचक की नज़र से देखते हैं तो क्या कारण नज़र आता है? देखो भैया, इसके बारे में तो मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि वो आदमी चिंतन करता है या देखता है, ऑब्जर्व बहुत करता है और उस ऑब्जर्वेशन में डेप्थ आ जाती है। कोई गहराई से देखता है, कोई चलते चलते देख लिया, कोई एक एक तौलिया के निशान तक पढ़ लेता है और कोई ठीक है तौलिया। यानी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन क्या आलोचक के लिए भी बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, आप उस ऑब्जर्वेशन की जो बात की आपने, ये ऑब्जर्वेशन उसे दूसरे लोगों को पढ़ के भी लेना पड़ेगा। और किसी भी आलोचक कभी भी किसी एक रचनाकार को, अगर सचमुच वो आलोचक है, तो उस रचनाकार के इर्द गिर्द ही नहीं पढ़ेगा। उसे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो आलोचक के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हर आलोचक को जिस रचना पर लिख रहा है उसकी प्लेसिंग करनी ज़रूरी है कि अब तक जो चीज़ें लिखी गई हैं इस तरह की, उसमें ये कहाँ ठहरती है। इसलिए आलोचक जो है उसको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कई बार फिर ऐसा भी होता होगा कि बहुत योजनाबद्ध आलोचना भी हो जाती होगी? योजनाबद्ध होती है। योजनाबद्ध आलोचना को होना ही चाहिए। योजना बनाकर लिखी जाएगी, फिर वो तटस्थ आलोचना कैसे होगी? नहीं, तटस्थ कोई माने नहीं रखता। तटस्थ हो या अतटस्थ हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आदमी के लिए ठीक होना चाहिए। आदमी, मनुष्य के लिए वो अलाभकारी नहीं होनी चाहिए। और तटस्थ जिसे कहा जाता है वो भी सामाजिक होती है। बहुत सी रचनाएं वो भी कही जाती हैं कि विचारधारात्मक है। हर रचना विचारधारात्मक होती है। विचारधारा मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद और यही नहीं है। अरे विचार के बिना क्या होगा? आज देखिए तुलसीदास, हाँ कवि तो मानते हैं ना, तो वो उनको देखिए कि हर जगह आपको विवेक की बात करते हैं। लेकिन इस बीच तुलसीदास पर कुछ आरोप भी लगे और अब चूंकि विमर्श इतने ज़्यादा हैं और विमर्श के हिसाब से चीज़ों को देखा जा रहा है, आलोचक भी देख रहे हैं, और कहा गया कि तुलसीदास जो है वो दलित विरोधी और स्त्री विरोधी कवि के रूप में सामने आए हैं। क्या? नहीं, हैं, थोड़े बहुत हैं। इसकी कोई वकालत नहीं की जा सकती कि नहीं है। हाँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखना ये चाहिए कि तुलसीदास ने कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो ऐसा लगे कि ये तो बहुत बड़ा मोर्चा बन रहा है। तुलसीदास विचारधारा वाले आदमी थे ना, राम को मानते थे ना, और राम के बिना कुछ नहीं हो सकता। अभी पीछे में बात कही थी कि बिनु हरि भगत ने शिव भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। तो मानते हैं ना, ये तो विचारधारा है उनके।
लेकिन वो अपनी रचना में, रामचरितमानस में, जब कैकेयी ने दशरथ से कहा कि राम वन को 14 साल वन भेजो और भरत को राजगद्दी दो, तो आपको लग रहा है कि नहीं कि कितनी चतुर औरत है। अपने बेटे को 14 साल का इसलिए माना कि 14 साल में भरत इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कोई उनको हरा नहीं पाएगा, हटा नहीं पाएगा। और इस दूसरे वरदान में 2 वरदान मांगा था ना, वन में भेजा। तो अब ये आप देखिए कि तुलसीदास एक व्यूह रचते हैं। व्यूह ये है कि अगर वो अपने सबसे बड़े पुत्र को बिना अपराध के वन भेजते हैं तो कैसे पिता है, उनका पिता रूप खंडित होता है। और अगर वो वन नहीं भेजते, कैकेयी की बात को न मानकर, तो ये वचन का खंडन करते हैं, प्रतिज्ञा और वचन का खंडन करते हैं, दोनों रूप से। ये इसको कहते हैं उभयतोपास, डायलेमा। डायलेमा का कोई जवाब नहीं होता, जवाब होता ही नहीं। जैसे मैं कहूँ कि आपने अपने भाई को मारना छोड़ दिया, हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ कहते हैं तो इसका मतलब मारते हैं, नहीं तो इसका मतलब मारते थे। तो इसलिए जीवन के कुछ ऐसे परिस्थितियाँ और मुद्दे होते हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता, दिया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए सुनिए इसको, इसीलिए तुलसीदास ने बावजूद दृढ़ विचारधारा के होते हुए उन्होंने उस विचारधारा का उपयोग नहीं किया। वहाँ चाहते तो ले सकते थे विचारधारा का उपयोग, लेकिन नहीं किया। कितने ऐसे पोएट हैं मध्य युग में जो ऐसे सिचुएशन पैदा करते हैं, जो ऐसी डायलेमा, जो एक डायलेमा ऐसा पैदा कर दे वो महाकवि हो गया। तो इस तरह के बहुत कुछ व्यक्तिगत सवालों पे आ रहा हूँ। क्या आलोचक होना साहित्य समाज में श्रेष्ठता बोध पैदा करता है? वो जो समझता है वो बेवकूफ़ है उसको और क्या कहेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचता है, ये तो मैं समझ सकता हूँ कि कवि और लेखक या आलोचक अपने समाज के भीतर किसी दूसरे समाज के मुकाबले श्रेष्ठता बोध पैदा करता है तो इसको एक सीमा तक समझ सकते हैं, लेकिन अपने को समाज में श्रेष्ठ समझे वो तो हमेशा मूर्ख होगा। धीरे धीरे आलोचना कर्म नित्यानंद जी कम होता चला गया, आलोचक ही कम होते चले गए, पढ़ाई कम हो गई। पढ़ाई आप जानते हैं शुक्ल जी को बारे में, उनकी जीवनी जो पढ़ी होगी तो वो 8वें दर्जे के बाद से अंग्रेजी पढ़ने लगे थे और एडिसन के लेखों का अंग्रेजी का अनुवाद करने लगे थे। कोई सोच सकता है कि 9th क्लास का लड़का एडिसन के निबंधों का अनुवाद करेगा? कितनी पढ़ाई करनी पड़ी होगी। तो पढ़ाई कम हो गई है, पढ़ाई अब कैरियर ओरिएंटेड है। करेक्ट, हाँ। आपको यूनिवर्सिटी में जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़िए, आपको IAS IPS बनना है तो उसको चाहिए, लेकिन कैरियर ओरिएंटेड होने पर आप खाएं कमाएंगे, बड़ा बड़ा पद ले रहेंगे, लेकिन आपका वो आपकी उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है आपका। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता था और उनमें मुक्तिबोध को क्या मिला, लेकिन क्रिएटिविटी थी, पढ़ाई थी, अद्भुत पढ़ाई थी।
आप तो इतना पढ़े नित्यानंद जी, लिखे इतना कम क्यों? लिखने इतना क्यों? अरे इतनी किताबें हो गई, 7-8 किताबें हो गई, और क्या चाहिए? अरे नहीं, सब लोग बोलते हैं कि आपने कम लिखा। एक मिथ चला हुआ है, क्या करें। आज 7-8 किताब से ज़्यादा लिख के, एक तो आप जानते हैं, हालांकि आधा से भी कम सच है। हाँ। मैं शुरू से और आज तक इतनी बीमारियों से ग्रस्त रहा हूँ। मेरा शरीर जर्जर है बीमारियों से, और शुरू से हमारी बीमारी, मुझे ये जो एक बीमारी होती है जो नसों की, उसको नाम उसका कुछ विशेष है। 25-30 साल की उम्र में हो गई, और इतना दर्द होता था शरीर में, वो लेके जीता रहा। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर है, हार्ट ट्रबल है, ये सारी बीमारियां। अभी भी मेरे नाक से खून आता है, तो उसके लिए दूसरी जगह जाओ, कई जगह जाओ। तो बीमारियों से जर्जर शरीर में इतना हो गया, ये बहुत है। मैं तो सोचता था कि मैं 40-50 साल से आगे जीऊँगा नहीं। अरे आप स्वस्थ हैं? नहीं, सही। सचमुच इतनी बीमारियां थीं कि मुझे अपने जीने का भरोसा नहीं था। कई लोग कहते हैं आप ओरेटर बहुत अच्छे हैं, आप वक्ता बहुत अच्छे हैं, इस वजह से कम लिख पाए। नहीं, वो देखो, ये भी होता है। हाँ। ये भी होता है। क्लास में ही हमने बोल दिया, हमारे विद्यार्थी क्लास में संतुष्ट रहते थे। तो बिल्कुल। तो अब मुझे उनको पढ़ा करके लगता है कि हम भी संतुष्ट हो गए, कुछ काफ़ी ये हुई। बहुत ज़्यादा मैंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया कि यही मेरा कैरियर है। मेरे कैरियर 2 हैं, किताबें और क्लास। तो क्लास को ज़्यादा दे दिया। अपने अध्यापकीय जीवन से संतुष्ट रहे? बहुत, क्योंकि मेरे अध्यापकीय जीवन का इतना विरोध अध्यापकों के बीच हुआ। मेरे क्लास में गुंडे भेजे जाते थे। अरे मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी के पास है ना गांव, बिल्कुल मलकागंज में के पास, उसके गुंडे बड़े मशहूर हैं, वो भेजे जाते थे। चंद्रावल। और वो उन गुंडों ने ही बताया। वो मेरे क्लास में आए, 2-3 दिन आए, फिर उसके बाद मुझे बताया, फिर चले गए। तो मेरे लिए ये किया गया कि आई विल सी, हेड्स का कहना था कि ही विल रिटायर एज लेक्चरर। ठीक है, अब मैं क्या करता है भाई, आप लोग ताकतवर है, जो करना चाहे करो। लेकिन ये होता क्यों था? है ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लड़के बहुत मानते थे मुझे। स्टूडेंट्स, अगर कोई और टीचर आ रहा है, मैं आ रहा हूँ, मेरे सामने से रास्ता बना देंगे, उनके सामने से जाते आते रहेंगे। बच्चों ने बहुत मुझे सहारा दिया है, जो मेरे स्टूडेंट हैं सब ने बहुत सहारा दिया है, और मैंने उनके लिए काम किया। जितना पढ़ा सकता था, मेरे बस में था, उतना करता था। पारिवारिक जीवन से संतुष्ट रहे? बिल्कुल, पारिवारिक जीवन से पूरी तरह संतुष्ट। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। दोनों ने साहित्य को किसी काम लायक नहीं समझा। दोनों ने MBA किया। एक रिलायंस में वाइस प्रेसिडेंट है, और मेरी बेटी इसमें अरे ये ब्रिटेन का एक, नहीं ब्रिटेन नहीं, अमेरिकी सिटी बैंक में वो थी, वो भी वाइस प्रेसिडेंट थी।
तो इससे बड़ा हमें क्या चाहिए? वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, उनको लेके। अच्छा, इसके अलावा वो भी ऐसे बेटा और बेटी हैं, दोनों बहुत मनुष्य हैं। मैंने कई बार देखा है अपने बेटे को कि किसी की गाड़ी रुक गई है किसी कारणवश, कोई फैमिली, 2-3 बार मैंने देखा है वो अपनी गाड़ी रोक के, हम लोग थे उसमें, और उस परिवार के साथ वहाँ गया है और उनकी गाड़ी को, वो बड़ा मैकेनिक टाइप दिमाग उसका, गाड़ी ठीक करके चला के दिया उनका बच्चों को। और कैसे पति रहे? मैं, ये तो मेरी पत्नी बताएगी। आलोचक हैं, अपना मूल्यांकन कर ही लेते हैं। अपना मूल्यांकन नहीं होता, वो झूठ होता है। आदमी अपने को अधिक से अधिक एक इतना समझे कि मेरा अपमान नहीं हो रहा है, तो मुझे सम्मान ही हो रहा है। क्यों? अपमान बहुत मिला है। इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यापकों ने मुझे बहुत अपमानित करने की कोशिश की है, कर नहीं पाए, लेकिन कोशिश बहुत की। मैं यूनिवर्सिटी में था, मुझे रीडर नहीं बनाया गया। कॉलेज में लोग थे, उनको ला के रीडर बनाया गया। क्या हुआ? लेकिन उनको कौन जानता है? हमको तो आज भी आप आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनको कौन जानता है? कोई ऐसा काम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? करना चाहते हैं हम, बहुत बातें लिखने की आती। मध्यकालीन कविता पर मुझे फिर लिखने का मन करता है। मैंने विद्यापति पर भी लिखा। तो ये बताना चाहता हूँ मैं, मेरे दिमाग में है कि जो भक्ति कविता है, अभी इतना लिखे जाने के बावजूद उसका मूल्यांकन अभी और होना है, अभी और होना है। चलिए नित्यानंद जी, आपने समय दिया, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद उसका। आप स्वस्थ रहें। हाँ भैया, इसकी कामना करो कि मैं स्वस्थ रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप संगत में आपने समय दिया था। अभी कल ही परसों न्यूरो के डॉक्टर हैं, उनके यहाँ से अपोलो से आया। नहीं, मैं बहुत देर तक आपको अब नहीं बिठाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, इसमें बैठने में, बातचीत करने में तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। उसके बाद जाकर लेटूंगा तब चाहे भले कुछ हो जाए। घर खोना जिंदा ही कब्र में लेटने जैसा है। घर खोने का दुख वही जानता, सिर्फ वही जिसने अपना घर खोया हो। कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत नितांत निजी से होते हैं, हम नहीं चाहते उनको उघाड़ें। इसीलिए कोई आत्मकथा की बात कर रहा है, मैं कहती हूँ मैं नहीं लिखूंगी। अब ये देखिए, जुल्म हुआ सबके साथ। देखिए, आतंकवाद जो तलवार उठाता है, जिसकी तरफ उठाता है, दोनों को मारता है वो। तो उठाई किसने तलवार? कथा से सब लिख कर भी मुझे लगा कि जो मैं करना चाहती थी मैंने किया। कुछ लोग तो बहुत हद से, उनको लगता है जैसे पुरुष हमारा दुश्मन है। मैं ये कहती हूँ, पुरुष का दुश्मन कैसे हो सकता है? देखो, आप एक माँ है, आपका बेटा है, वो भी तो पुरुष है।